भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे इस चैनल पर आने वाले समस्त वीडियोस के संदेश आपको अनवरत रूप से प्राप्त हो सके। आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा के सामान्य सिद्धांतों के पक्ष में। आप जानते हैं कि भाषा व्यवहार का माध्यम है, विचारों का सशक्त माध्यम है। इसके साथ साथ भाषा एक विज्ञान भी है, यह एक कला भी है और साथ ही यह एक कौशल भी है। अर्थात जब भी एक शिक्षक प्रयत्न करते हैं कि हम किसी भाषा को विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं, तो वह शिक्षक यह अवश्य रूप से प्रयास करे कि वह एक विज्ञान के रूप में, एक कला के रूप में और एक कौशल के रूप में, तीनों ही रूपों में उस व्यक्ति के जीवन में पहुंच सके, उस व्यक्ति के जीवन में वह उसे धारण करने के योग्य बन सके। और इसीलिए हम आज बात करने जा रहे हैं भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के विषय में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें पहले समझना चाहिए। पिछला वीडियो जो आपने देखा था, उस वीडियो में हमने बात की थी कि संस्कृत भाषा मूलतः किस रूप की है, अर्थात संस्कृत भाषा का स्वरूप कैसा है। आप सभी को वह वीडियो देखना चाहिए। और उससे जो पूर्व के वीडियोस थे, उन सभी वीडियोस में हमने भाषा के 4 सोपान, जो भाषा के 4 कौशल हैं, अर्थात श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इन चारों कौशलों पर चर्चा की थी। इसलिए आपको उन सब वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो शिक्षण प्रविधि का जो पाठ करवाया जा रहा है, जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ये सब कुछ एक क्रमिक विकास की सीढ़ी है। अतः यदि हम क्रम से उन सब वीडियोस को देखते हैं तो निश्चित रूप से हम शिक्षण प्रविधि में या शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए और वास्तविक रूप में भाषा शिक्षण के सच्चे प्रेरक के रूप में, सच्चे शिक्षक के रूप में बन सकते हैं। तो संस्कृत भाषा के बारे में जब हमने बात की थी पिछले वीडियो में, तो एक बात बताई गई थी कि संस्कृत भाषा जो है वह संश्लेषणात्मकी भाषा है। अर्थात ऐसी भाषा है जिसमें आपस में सब चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे यदि हमें पठ धातु से कोई रूप बनाना है तो हम पठती बनाएंगे, तो इसमें तिप प्रत्यय जुड़ गया। पठती के साथ में यदि हमें उपसर्ग भी लगाना है तो हम सम पठती का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमने सम उपसर्ग लगा दिया। इसी के साथ साथ यदि हम उसमें और वाक्यों को जोड़ना चाहें तो संधि के द्वारा, समास के द्वारा, विभिन्न और तरीकों से उन वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक होता है कि हम उस भाषा के संश्लेषणात्मक जो स्वरूप है, जो चिपका हुआ स्वरूप है, जो प्रत्ययों का जोड़ना, उपसर्गों का जोड़ना, समास का हो जाना, संक्षिप्तीकरण हो जाना, संधियों का जुड़ जाना, उन सबको समझ सके। और साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि उन जो संश्लिष्ट शब्द हैं उनको अलग अलग कैसे किया जा सकता है, अर्थात उनमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा मूल शब्द है, उन सभी को विश्लेष करना, अर्थात उन सभी का विश्लेषण करना, यह भी हमें आना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाता है तो हमें एक संश्लेषणात्मकी भाषा पढ़नी है जो कि संस्कृत है। और जब हम इस भाषा को पढ़ें तो उसके विज्ञान को समझें, उसके निहित जो विभिन्न बिंदु हैं उनको जानें और उनको जान करके उन शब्दों को, उन जो भी पद इत्यादि बने हैं, जो वाक्य बने हैं, उसमें निहित विविध तत्वों को अलग अलग कर सकते हो, यह भी योग्यता हमको अर्जित करनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से आज हम बात करते हैं कि भाषा का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत जरूरी भी है, हम कई बार देखते हैं कि विद्यार्थी जो होते हैं या शिक्षक जो होते हैं या फिर जो समाज के लोग हैं, उनमें संस्कृत भाषा स्वाभाविक रूप से प्रगति नहीं कर पाती। अर्थात भाषा निश्चित रूप से उनके जीवन का अंग बनती है। वह श्लोक के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से बन जाती है। कई लोगों को हम सुनते हैं और देखते हैं कि वे बहुत सारे शब्द रूपों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और सुनाते भी हैं। मेरे ऐसे कई वृद्ध लोगों से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मुझे पूरे राम शब्द के रूप या नदी शब्द के रूप याद हैं। देखिए, मुझे अपने शिक्षक ने आज के 50 साल पहले यह श्लोक याद करवाया था और वो मुझे आज भी याद है। बहुत अच्छी बात है कि संस्कृत भाषा किसी न किसी रूप में उनके पास है। लेकिन
जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के साथ विचारों का आदान प्रदान भी जुड़ता है। और जब आदान प्रदान जुड़ता है तो उस आदान प्रदान में स्वाभाविकता होनी चाहिए। वह इतना स्वाभाविक होना चाहिए कि हम उससे आसानी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। कहीं पर भी वह एक बोझ के रूप में या फिर ऐसे व्यवस्था के रूप में नहीं होना चाहिए जिसके कारण से विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से उसके साथ न जुड़ पाए। हमें कृत्रिमता से बचाना है। अपने विद्यार्थियों को कृत्रिम भाषा का ज्ञान न दे करके हमें उन्हें एक ऐसा भाषा का ज्ञान देना है जो भाषा उनके जीवन में स्वभाव की तरह से, उनके गुणों की तरह से उनके साथ जुड़ सके। अतः सिद्धांत आता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, जिसे हम स्वाभाविकता कहते हैं, उसे ही हम प्रकृति भी कह सकते हैं। और प्रकृति और स्वाभाविकता का एक सच्चा उदाहरण, एक वास्तविक उदाहरण ऐसा हो सकता है कि आप सभी ने मातृभाषा सीखी है, अर्थात कोई ना कोई मातृभाषा जहां पर भी हम निवास करते हैं वहां पर जो भी भाषा बोली जाती है, चाहे वह तमिल हो, चाहे वह तेलुगु हो, चाहे वह मराठी हो, चाहे वह राजस्थानी हो, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह गुजराती हो, हम कितनी ही भाषाओं को सीखते हैं, चाहे वह अंग्रेजी हो। उन सब भाषाओं को हमने मातृभाषा के रूप में यदि सीखा है तो हम देखते हैं कि मातृभाषा के रूप में जब हम किसी भाषा को प्राप्त करते हैं तो वह बड़ी ही स्वाभाविकता के साथ हमारे जीवन में आ जाती है। और यह स्वाभाविकता उस भाषा को सीखने का जो मार्ग है उस मार्ग को सरल भी बना देती है। और ऐसा मार्ग वह उत्पन्न करती है जिस पर चलते हुए हमें कभी भी कठिनाई का अनुभव नहीं होता। जहां भी कृत्रिमता आएगी वहां पर कुछ कठिनाइयां तो आएंगी, जहां पर भी स्वाभाविकता आएगी वहां पर वह कार्य आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात कि भाषा का जो स्वाभाविक क्रम है, भाषा का स्वाभाविक क्रम जिसे हमने प्रारंभिक 4 वीडियोस में भी आपको बताया था, तो श्रवण, भाषण और उसके बाद पठन और फिर है लेखन। तो इन जो 4 कौशल हैं उन चारों कौशलों को हमने यहां पर देखा था और यही इसका वास्तविक क्रम है। तो एक भाषा को सीखने का जो वास्तविक क्रम है, वास्तविक स्वाभाविक क्रम है, उस क्रम को हमें नहीं छोड़ना चाहिए है, या हमारा जो भी स्थान है जहां पर भी इस भाषा शिक्षण के लिए प्रयास किया है वहां पर संस्कृतमय वातावरण होना चाहिए। अर्थात वहां पर जो लोग हैं वे संस्कृत में बात करने वाले हों, संस्कृत में व्यवहार करने वाले हों, विद्यार्थियों को भी संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। तो इस तरीके से यदि हम प्रयत्नशील होते हैं तो निश्चित रूप से हम भाषा के स्वाभाविक क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर पाते हैं। इसी के साथ साथ व्यावहारिक संस्कृत को अधिक से अधिक विकसित किया जाए और विद्यार्थियों को दिन प्रतिदिन जो दैनिक व्यवहार में उपयोग होने वाले वाक्य हैं उन वाक्यों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाए। इसी के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमें श्रवण और भाषण के माध्यम से इस पठन और लेखन तक भी पहुंचना है, तो यदि किसी विद्यार्थी का शुद्ध उच्चारण नहीं है, यदि वह अशुद्ध बोलता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो पठन और लेखन है वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि कोई विद्यार्थी श्रवण और भाषण के समय पर अशुद्ध उच्चारण करता है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह अशुद्ध लेखन की ओर भी प्रवृत्त हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उसे शुद्धोच्चारण के लिए प्रेरित करें, अर्थात जब भी वह बोले तो वह शुद्ध बोले। और ऐसा करना बहुत आसान होता है जब बच्चा छोटा होता है, विद्यालय में पढ़ता है, तो और जो भाषा सीखने के लिए लालायित होते हैं वे निश्चित रूप से शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रयत्नशील भी होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें इस श्लोक को सही प्रकार से बोलना नहीं आया। उन श्लोकों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़े शब्द नहीं है, सामान्य से शब्द ही हैं। बस कारण यही है कि हमने इस शुद्धोच्चारण को विद्यार्थी जीवन में जो प्रारंभिक सीढ़ियां थी, जो प्रारंभिक समय था, उस प्रारंभिक समय पर अधिक जोर देकर के विद्यार्थियों को यह नहीं कहा गया कि आपको शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी न करवा पाना यह विद्यार्थियों में अशुद्ध उच्चारण को ही प्रोत्साहित करता है। अतः हमें प्रयत्न करना है कि अशुद्ध उच्चारण
विद्यार्थी ना करें। यदि विद्यार्थी अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो शिक्षक बार बार उनके पास जाकर उनसे बात कर उन्हें शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से करना है उसके लिए प्रेरित करें। साथ ही शिक्षक जो है वह स्वयं संस्कृत बोले। यथा अहम संस्कृतम वदामि तथैव भवन्तः अपि संस्कृतं वदन्तु यतोहि एते वीडियो हिंदी माध्यमेन सन्ति किन्तु अस्माकम् उद्देश्यं तादृशानां शिक्षकाणां निर्माणं करणीयम् अस्ति ये संस्कृत माध्यमेन स्वपाठनम् अथवा व्यवहारं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः संस्कृत भाषा में जो शिक्षक हैं वे कुछ ना कुछ वाक्य अवश्य ही संस्कृत में बोलते रहें, जिससे कि विद्यार्थियों के द्वारा उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ साथ शिक्षक जो हैं वे श्लोक या मंत्र या बाल गीतों का अभ्यास अवश्य करवाते रहे। हम कई बार देखते हैं कि संभाषण शिविरों में इस प्रकार के अभ्यास होते हैं और वे संभाषण शिविर भाषा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अतः इस तरह के श्लोकों का, मंत्रों का, गीतों का बहुत बार उच्चारण किया जाना और उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाना, सामूहिक रूप से उनका उच्चारण किया जाना, ये सब कुछ जो है ये भाषा के स्वाभाविक क्रम को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। इसी के साथ साथ एक हेराल्ड ई पामर, कई बार ये प्रश्न आता है और इनके बारे में जानना भी जरूरी है। हेराल्ड ई पामर नाम की व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी अर्थात भाषा अध्ययन के सिद्धांत। और उन्होंने कहा कि जो बोलना सीखना है यह एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है और शैशवावस्था या बाल्यावस्था में यह बहुत सक्रिय होती है। और जब ये सक्रिय होती है तो उस समय पर जो वह शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में जो बालक अथवा बालिका है वे बड़ी आसानी से भाषा को सीख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अर्थात जैसे जैसे युवावस्था और प्रौढ़ावस्था आती है वैसे वैसे यह जो भाषा को सीखने या भाषा को बोलने की स्वाभाविक प्रदत्त शक्ति थी वह धीमे धीमे निष्क्रिय होती चली जाती है, कुंठित होती चली जाती है। और इस कारण से वह जो प्रौढ़ अवस्था में या युवावस्था में व्यक्ति होते हैं उनको जब कोई नई भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है तो वे उस भाषा को सीखने से परहेज करने की कोशिश करते हैं। वे उस भाषा को बोलना नहीं सीख पाते हैं, अच्छी प्रकार से उस भाषा में व्यवहार नहीं कर पाते हैं। वे उस भाषा में पठन और लेखन को सीख लेंगे लेकिन भाषा के व्यवहार को नहीं सीख पाएंगे। कारण इतना सा होगा क्योंकि उस समय पर यह जो क्षमता है, जो शक्ति है, यह निष्क्रिय होती चली जाती है। यदि हमें अपने जीवन में अनवरत रूप से किसी भी अवस्था में नई नई भाषाओं को सीखना है, नई भाषाओं को सीखने में पारंगत बनना है तो ऐसी स्थिति में हमें यह प्रयास करना होगा कि ये जो बचपन में शैशवावस्था में अथवा बाल्यावस्था के समय पर जो भाषा सीखने की जो सक्रिय शक्ति थी या तो हम उसी का उपयोग करें, उस समय पर संस्कृत भाषा को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और उन्हें बोलना सिखाएं, अथवा जो प्रौढ़ हो चुके हैं, जो युवा हो चुके हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, वे अपनी उस शक्ति को जागृत करें, उस शक्ति को प्रेरित करें और लगातार जैसे एक छोटा बच्चा प्रयास करता है किसी भाषा को सीखने का, वे भी वैसा ही प्रयास करें। इस तरीके से हम भाषा को एक स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों तक, समाज तक पहुंचाने में सक्षम बन सकते हैं। इसी के पश्चात दूसरा जो सिद्धांत है वह सिद्धांत आता है जिसको कहते हैं रुचि का सिद्धांत। रुचि, इच्छा, अभिलाषा। और जिस व्यक्ति में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है तो वह उस वस्तु को प्राप्त कर भी नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है, हिंदी में एक उक्ति है, जहां चाह वहां राह। तो जहां पर हमारी चाह होती है, जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, वहां पर राह का निर्माण, मार्ग का निर्माण स्वयमेव हो जाता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस सिद्धांत को भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। किसी भी भाषा में या किसी भी कार्य में हमें इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है।
रुचि ऐसा नहीं है कि किसी विशिष्ट भाषा में उत्पन्न हो सकती है और किसी विशिष्ट भाषा में उत्पन्न नहीं हो सकती। हम किसी भी भाषा में किसी भी व्यक्ति में रुचि को उत्पन्न कर सकते हैं। उसके कारण जितने अधिक होंगे, उसके सोपान जितने अधिक होंगे, उसके लिए प्रयास जितने अधिक होंगे, रुचि उतनी ही अधिक वर्धित होती चली जाएगी। तो सबसे पहली बात, यदि हमें संस्कृत भाषा में रुचि को उत्पन्न करना है तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, हमें किसी व्यक्ति को यह समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि संस्कृत भाषा की क्या महत्ता आपके जीवन में है। यह बताना एक महत्वपूर्ण सोपान है, क्योंकि जब हमें मालूम हो जाता है कि हाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अनेक शास्त्र हैं, इसमें अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, यदि हम संस्कृत भाषा को सीखेंगे तो हमारा स्वर यंत्र मजबूत बनेगा। विभिन्न वैज्ञानिक कारण, विभिन्न प्रकार के जैविक कारण, विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय कारण, विभिन्न प्रकार के भाषाई कारण, ऐसे बहुत सारे कारणों का जिक्र, ऐसे बहुत सारे कारणों का वर्णन हम उनके सामने कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति जो होता है वह संस्कृत भाषा के प्रति रुचि को जागृत करता है। इसी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें जब शिक्षण करवाते हैं तो शिक्षण के समय पर दृश्य श्रव्य उपकरणों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों के सम्मुख संस्कृत भाषा से जुड़े हुए जो दृश्य श्रव्य उपकरण है अथवा दृश्य श्रव्य सामग्री है अथवा ऐसे वीडियोस, इस तरह की अनेक सामग्री जो है विद्यार्थियों को उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके माध्यम से उनमें भाषा शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। इसी के साथ साथ ऐसी अनेक गतिविधियों को भी हम अपने विद्यार्थियों के साथ कर सकते हैं, जैसे अंत्याक्षरी है, वाद विवाद है, भाषण है, निबंध है, लेखन है, सस्वर वाचन है। ऐसी बहुत सारी गतिविधियों को हम विद्यार्थियों के सम्मुख विद्यार्थियों के लिए आयोजित कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से धीमे धीमे भाषा के प्रति रुझान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। इसी के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर प्रकल्प है जिसे कहते हैं खेले खेले संस्कृतम। ये बहुत जबरदस्त उपाय है, संस्कृत भाषा को विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। छोटे छोटे खेल, ऐसे खेल जो कि मैदान में कर सकते हैं, ऐसे खेल जो कि कक्षा कक्ष में भी कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के संस्कृत के आवासीय वर्गों में या संस्कृत के संभाषण शिविरों में इस प्रकार के खेल माध्यम से संस्कृत सिखाने के सुअवसर हमने प्राप्त किए होंगे। तो हमें अपने विद्यार्थियों के लिए भी इस तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऐसा करते समय पर हम देखेंगे कि विद्यार्थी कितनी रुचि से उस भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं। एक पिंसेट नाम के व्यक्ति हुए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि जब तक छात्रों में रुचि ना होगी तब तक शिक्षकों का कार्य सर्वोत्तम नहीं हो पाएगा। हमें अपने विद्यार्थियों में, अपने छात्रों में, अपनी छात्राओं में, जो भी संस्कृत को सीखने के लिए आगे आ रहे हैं, उन सब में सबसे पहला काम जो करना चाहिए वह करना चाहिए कि भाषा के स्वाभाविक तरीके से, उनको स्वाभाविक क्रम से, स्वाभाविकता के साथ भाषा को पहुंचाएं, और साथ ही साथ उनमें रुचि को उत्पन्न करें, उसमें उस रुझान को जिसके कारण से वे भाषा सीखने के लिए अनवरत रूप से स्वयं अपने आप प्रेरित हो सकें, ऐसी स्थितियों को निर्मित करना है। इसी के पश्चात हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, और तीसरा सिद्धांत जो है वह है सक्रियता एवं अभ्यास का सिद्धांत। जब बात कही गई कि भाषा विज्ञान भी है, कला भी है और कौशल भी है, तो यदि हमें कला में पारंगत होना है, हमें किसी कौशल का अर्जन करना है, हमें किसी कार्य में कुशल होना है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तभी संभव हो सकता है जब हम उसमें सक्रिय रूप से भागीदार हों और उसका अनवरत अभ्यास करते हों। तो इसलिए जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिवनेस एंड प्रैक्टिस। तो हमें एक्टिव तरीके से, सक्रिय रूप में और अनवरत अभ्यास करते हुए भाषा को सीखने का प्रयास करना है। और इसीलिए H.E. पामर, इनका मैंने पहले भी नाम लिया था, हेराल्ड E. पामर। तो हेराल्ड E. पामर, जिनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी,
उसमें उन्होंने कहा था कि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि स्वभाव का निर्माण करती है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी नई आदतों को विकसित कर सकते हैं, नई आदतों को बना सकते हैं। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भाषा के रूप में स्वाभाविकता बनी रहे, वह भाषा स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती रहे, तो आवश्यक होगा कि हमें क्रियाशील बन के रहना होगा, अभ्यास करना होगा, और यह अभ्यास भी अनवरत रूप से करना होगा। अभ्यास हेतु 3 आवश्यक सोपान होते हैं, जिनमें से पहला सोपान जो है उसे कहते हैं रुचि, दूसरा सोपान है नैरंतर्य अभ्यास। महर्षि पतंजलि जब योग की बात करते हैं, जब योग दर्शन लिखते हैं, तो उस योग दर्शन में भी इन सभी की चर्चा करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि हमें किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम बनना है, योग्य बनना है, क्रियाशील बनना है, सक्रिय बनना है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य के प्रति रुचि रखना, उस कार्य में निरंतर्य अर्थात निरंतरता को बनाए रखना और अभ्यास करते रहना, ये सब कुछ आवश्यक होता है। तो ये निरंतर अभ्यास एक हो गया, रुचि एक हो गया, और इसके पश्चात वैराग्य। वहां पर वैराग्य जो है वह वस्तुओं से वैराग्य की ओर है, लेकिन जब हम यहां पर वैराग्य की बात करेंगे तो भाषा शिक्षण में जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को दूर करने के लिए, उन बाधक तत्वों से अलग होने के लिए, उन बाधक तत्वों के प्रति हमें वैराग्य रखना चाहिए। हमें कई बार कहा जाएगा, अरे भाई ये भाषा क्यों सीख रहे हो, लेकिन जिसकी रुचि होगी, जो निरंतर रूप से अभ्यास कर रहे होंगे, वे उन बाधक तत्वों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि वे यह देखेंगे कि इस भाषा को सीखने से वास्तविक रूप में मुझे क्या प्राप्ति हुई। हम उसमें क्रियाशील बने रहें, अभ्यास करते रहें। संस्कृतमय वातावरण इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, रुचि के विकास में भी, निरंतर्य में भी, और बाधक तत्वों को दूर करने में भी। और इसी के साथ साथ हम एक कार्य कर सकते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में एक टास्क बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं, अर्थात टास्क बेस्ड सिस्टम, अर्थात लगातार उन्हें कुछ ना कुछ टास्क देना, उन्हें कुछ ना कुछ कार्य देना, उस भाषा को जोड़ने के लिए, उस भाषा में क्रियाशील बने रहने के लिए हमें लगातार उन्हें टास्क बेस्ड टीचिंग कराना, अर्थात उन्हें कोई ना कोई लक्ष्य प्रदान करना, उन्हें कोई ना कोई उद्देश्य प्रदान करना, उन्हें कोई ना कोई ऐसा कार्य प्रदान करना, इस कार्य को करते समय पर स्वयं अभ्यास भी हो और अभ्यास के माध्यम से वे क्रियाशील भी बने। हमें प्रयत्न करना चाहिए भाषा शिक्षण के समय पर कि हम बहुत अधिक ऐसा कार्य ना दें जो कि विद्यार्थी के लिए बोझ बने, अभी तो ऐसा कार्य दें जिसके माध्यम से अधिक भाषा का जो स्वरूप है, वह स्वरूप उसको धारण करने में उसे सहायता मिलती रहे। कॉमेनियस नाम के एक व्यक्ति हुए, और कॉमेनियस नाम के व्यक्ति ने कहा कि विद्यालय में छात्रों को लिखना लिख करके बताना चाहिए, बात करना बात करके सिखाना चाहिए, और तर्क करना तर्क करके सिखाना चाहिए, गाना गाकर सिखाना चाहिए। हमें जो कुछ उनको सिखाना है उसके लिए हमें वैसी ही क्रियाएं, वैसी ही क्रियाशीलता शिक्षक को भी दिखानी चाहिए, और विद्यार्थियों को भी वैसी ही क्रियाशीलता के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकेंगे, यदि ऐसा संभव हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम ये देख सकेंगे कि किस प्रकार से भाषा शिक्षण जो है वो सरल बनता चला जा रहा है। भाषा शिक्षण में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील बने हुए हैं, और वे निरंतर रूप से अभ्यास करके और उस भाषा शिक्षण को मजबूत आधार प्रदान करने वाले बन रहे हैं। इसी के पश्चात आता है मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य का सिद्धांत अर्थात मौखिक रूप से भाषा की अभिव्यक्ति करना, इसे हम भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। और
यहाँ पर ओरल एक्टिविटीज अर्थात मौखिक गतिविधियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, सबसे पहले एक महर्षि जैमिनी, यदि आपने नाम सुना है तो महर्षि जैमिनी जो है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मीमांसा, मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। और मीमांसा दर्शन में, जिसको कि हम पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं, तो मीमांसा दर्शन अथवा पूर्व मीमांसा में उन्होंने लिखा श्रोत्र ग्रहणे, आप इसको नोट कर ले, श्रोत्र ग्रहणे ही अर्थे, श्रोत्र ग्रहणे ही अर्थे लोके शब्दः प्रसिद्धः, श्रोत्र ग्रहणे ही अर्थे लोके शब्दः प्रसिद्धः। लोके अर्थात इस लोक में जो शब्द है वह शब्द प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि श्रोत्र ग्रहणे, इस श्रोत्र के द्वारा, कानों के द्वारा ग्रहण करने पर उस अर्थ में, अर्थात जो भी शब्द है उन शब्दों को हम जिस अर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उस अर्थ के रूप में ग्रहण क्यों करते हैं, कैसे कर पाते हैं? जब कानों के द्वारा हम उसे सुनते हैं। अर्थात हमें कानों के द्वारा सुनना चाहिए, कानों के द्वारा सुन करके और उन शब्दों के प्रयोग को, उस शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो वैसा ही हम व्यवहार कर पाएंगे। तो किसी भी भाषा को उस लोक में, उस समाज में जब हम प्रचलित होता हुआ देखते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह होता है कि हमने उस भाषा के शब्दों को उस प्रकार से प्रयोग होते हुए सुना है, देखा है, समझा है और फिर स्वयं प्रयोग किया है। मौखिक कार्य का संस्कृत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम देखते हैं कि प्रायः विद्यालयों में यह मौखिक कार्य कम हो जाता है। हम भाषाओं को के अंतर्गत, भाषा में जो छात्र छात्राएं हैं उन सभी को हम ये जरूर देखते हैं कि हाँ, वे बहुत अधिक शब्द रूपों को बोल रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं, बहुत तेज श्लोकों को बोल रहे हैं। लेकिन मौखिक कार्य जिस रूप में भाषा के अंतर्गत और अधिक होना चाहिए, उसे प्रोत्साहित या प्रेरित करने का अत्यधिक प्रयास किया जाना चाहिए। यह मौखिक कार्य हमें भाषा शिक्षण में मजबूत नींव प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ जो मौखिक कार्य के अंतर्गत हम श्लोक पाठ करा सकते हैं, संख्याओं को बुलवा सकते हैं, भाषण करवा सकते हैं, वाद विवाद करा सकते हैं, शुद्धोच्चारण करा सकते हैं, संवाद करा सकते हैं, ऐसी अनेक गतिविधियां हैं जिन गतिविधियों को हम करवाते हुए और उस भाषा के जो तत्व हैं उन तत्वों को इस मौखिक रूप से बहुत ही सरलता के साथ विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। अगला सिद्धांत है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात अर्थात भाषा के शिक्षण में हमें अनुपात रखना चाहिए कि हम कितना मौखिक कार्य कराएंगे और कितना लिखित कार्य कराएंगे। पहली बात तो ये कि आनुपातिक रूप से हमें भाषा के समस्त तत्वों को शामिल करना है और साथ में हमें क्रम का भी निर्धारण करना है कि हम किस प्रकार से क्रमिक विकास उन विद्यार्थियों का करना चाहते हैं। और यह यदि होता है तो यह प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस, इन दोनों के माध्यम से भाषा को एक सशक्त नींव प्रदान करता है। अर्थात सबसे पहले यदि हम बात करते थे 4 कौशलों की, तो यहाँ पर पहले मौखिक कार्य होना चाहिए, उसके बाद लिखित कार्य होना चाहिए। अर्थात श्रवण और भाषण पहले होने चाहिए, उसके बाद पठन और लेखन पर कार्य किया जाना चाहिए। जैसे ये एक क्रम है। इसी के साथ साथ अनुपात, कितना मौखिक कार्य पर कार्य होना चाहिए और कितना लिखित कार्य पर कार्य होना चाहिए, यह भी निर्धारण करना आवश्यक है। यदि हम लिखित कार्य बहुत अधिक करवा रहे हैं तो मौखिक कार्य बाधित हो जाएगा। हम मौखिक कार्य ही करवाते चले जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भाषा में जो लेखन कौशल का और पठन कौशल का विकास किया जाना है वह कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए? हमें प्रयत्न यह करना चाहिए कि हम भाषा के मौखिक और लिखित इन दोनों में समानुपात की भावना से कार्य कर सकें। इसी के साथ साथ विद्यार्थी को कितने शब्दों का स्मरण होना चाहिए, कितने शब्द उसे पता होने चाहिए, किसी भी कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी को कितने श्लोकों का स्मरण होना चाहिए, ऐसा निर्धारण किया जा सकता है। इसके माध्यम से फायदा यह होगा कि विद्यार्थी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भाषा के दृष्टिकोण से उसका जो है वो क्रमिक विकास होता हुआ दिखेगा।
इसी के साथ साथ हमें जब हम पढ़ाते हैं, जब हम सिखाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सरल से कठिन की ओर जाना है। ऐसा ना हो कि हम पहले कठिन बोलने बताने लग जाएं और उसके बाद हम सरल की ओर जाएं। तो जैसे हमने कठिन पहले शुरुआत की तो विद्यार्थी जो है उसके लिए वह अरुचि का कारण बन जाएगा, वह उसके लिए कृत्रिम बन जाएगा, उसमें उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी और भाषा के दृष्टिकोण से वह उसके लिए बोझ बन जाएगा। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम आनुपातिक रूप से मौखिक और लिखित कार्य को, और साथ ही क्रमिकता के साथ, क्या पहले पढ़ाना है क्या बाद में पढ़ाना है, क्या पहले होना चाहिए क्या बाद में होना चाहिए, इस संपूर्ण का निर्धारण करते हुए शिक्षण को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ छठा सिद्धांत आता है स्वतंत्रता या वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अर्थात भाषा शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए। उन्हें स्वतंत्र किया जाए कि हाँ, आप कुछ ना कुछ सीख करके आए, कुछ ना कुछ बना करके आए, कुछ ना कुछ प्रयत्न करके आए, कुछ नया बताएं। जब ऐसा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो लाभ यह होता है कि हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ ढूंढने का, कुछ ना कुछ अन्वेषण करने का, कुछ ना कुछ अनुसंधान करने का प्रयास करता है। और ऐसी स्थिति में जो भाषा का जो विकास है वह विकास और भी सरलता से हो पाता है। साथ ही वैयक्तिक भिन्नता, अर्थात मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, आपने सुना होगा। हर व्यक्ति अपने अपने आप में अलग अलग है। हम हर बालक को, हर बालिका को, हर छात्र को एक समान नहीं मान सकते। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने तरीके से किसी भी शिक्षण के नियमों को प्राप्त करता है। भाषा शिक्षण में भी इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई विद्यार्थी भाषा को बहुत जल्दी समझते हैं और वे भाषा को बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है कि भाषा शिक्षण में कुछ समय लगे। अतः जो भी विद्यार्थी हमारे पास में है उनके पूर्व ज्ञान को जानना, कि अर्थात वे पहले से क्या जानते हैं, अर्थात उन्होंने कितनी बात पढ़ी है, कितनी चीजें रखी हैं, कितनी चीजों को समझा है, क्या चीजें उन्हें आती हैं, उन भाषिक तत्वों के बारे में उनका पूर्व ज्ञान कैसा है। इसी तरह से किसी भी भाषा के लिए, अर्थात जब भी हम भाषा शिक्षण करते हैं तो उसके पूर्व ज्ञान को परख करना, उसके पूर्व ज्ञान को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के साथ साथ अगला सिद्धांत आता है एकता और सहभागिता एवं समन्वय का सिद्धांत, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो रोचक शिक्षण हेतु विविध सिद्धांतों को हमें क्या करना होगा, हमें उनका एक समन्वित स्वरूप रखना होगा। एकता अर्थात एक होकर के संपूर्णता के साथ, पूर्णता के साथ भाषा के शिक्षण को हमें विद्यार्थी तक पहुंचाना होगा। दूसरी बात सहभागिता, अर्थात हमें सहभागी बनना होगा स्वयं को भी और साथ में विद्यार्थियों को भी इस भाषा शिक्षण में सहभागी बनाना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात समवाय, अर्थात जहां पर जिस भी सिद्धांत की आवश्यकता हो, एक सिद्धांत की तो एक सिद्धांत, तीन सिद्धांतों के तो तीन सिद्धांतों को, उन सबको जोड़कर उनके जो सकारात्मक पक्ष होते हैं उनको लेकर आवश्यकता के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप हमें उन सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में भाषा शिक्षण जो है वह सदैव रोचक शिक्षण बना रह जाएगा। ऐसे कर सकते हैं जैसे यदि हम कोई श्लोक पढ़ा रहे हैं, जैसे एक श्लोक है गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब जब हम इस श्लोक को पढ़ा रहे हैं, यह श्लोक अलग से किसी पुस्तक में आया है और हमने इस श्लोक का अर्थ लिखवा दिया, लेकिन यह श्लोक कहां से आया है, किसने किसको कहा है, कब कहा है, इसका इतिहास क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसमें शब्द किस किस तरह के प्रयोग किए गए हैं, यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कौन से समासों का प्रयोग किया गया है,
कौन से धातु रूपों का प्रयोग किया गया है, यदि ये सब कुछ हम उस विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं तो यह सब कुछ उस विद्यार्थी को इस श्लोक के साथ जोड़ने में मदद करता है। एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो बुद्धि होती है वो बुद्धि कैसे काम करती है। हमारी जो बुद्धि होती है उस बुद्धि में जाल बना होता है, अर्थात नॉलेज का जाल, ऐसा मान लीजिए। अर्थात यदि ये एक बिंदु है और इस बिंदु पर हम मान लेते हैं कि ये श्रीमद् भगवत गीता एक बिंदु है। अब इस श्रीमद् भगवत गीता जो बिंदु है, इस बिंदु से जुड़ा हुआ क्या होगा? कृष्ण। इस बिंदु से जुड़ा हुआ क्या होगा? वेद व्यास। इस बिंदु से जुड़ा हुआ क्या होंगे? अर्जुन। इस बिंदु से जुड़ा हुआ क्या होंगे? महाभारत। इस बिंदु से जुड़े हुए और क्या होंगे? अर्जुन के साथ में और अन्य 4 पांडव। इसके साथ में जुड़े हुए क्या होंगे? तो कौरव। इनके साथ में जुड़े हुए क्या होंगे? तो यहां पर जैसे श्लोक आया, परित्राणाय। और क्या जुड़ेगा? तो इसके साथ जुड़ जाएगा धीमे धीमे यदा यदा ही धर्मस्य। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो यह एक जाल बनता जा रहा है। अब जब हम यहां पर जाएंगे तो अर्जुन के साथ में जुड़ जाएंगे ये सभी। इसी प्रकार से वेद व्यास के साथ में क्या जुड़ जाएंगे? तो वेद व्यास के साथ में जुड़ जाएंगे उनके पत्नी का नाम। इसी के साथ साथ में वेद व्यास के पिता कौन थे। इसी के साथ साथ में वेद व्यास कौन थे, किस तरह के ऋषि थे, किस तरह के मुनि थे। ऐसे ही कृष्ण के साथ में जुड़ जाएंगे उसके यादव वंश। तो यहाँ पर बलराम आ सकते हैं, यहाँ पर सुभद्रा आ सकती हैं, उनके माता पिता का नाम आ सकता है। ऐसे करके देखा जाए तो ये आपस में जुड़ते हैं, कि ये भी आपस में जुड़ते हैं। जैसे पांडव जो थे वो कैसे कौरव से जुड़े हुए हैं। तो धीमे धीमे ये एक प्रकार का जो बुद्धि में हम देखते हैं कि जाल बनता चला जाता है। अर्थात कोई भी तत्व जब हम सीखते हैं तो यदि उसके साथ जुड़ाव है, किसी भी अन्य का जुड़ाव या जोड़ करके यदि हम उस ज्ञान को प्रदान करते हैं, समन्वित रूप से उस ज्ञान को प्रदान करते हैं, अलग अलग यदि हम चीजों को रख देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि उनका उपयोग कैसे करना है। लेकिन यदि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ जोड़ करके बताने का प्रयास करेंगे तो उसका उपयोग और प्रयोग भी आसान होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जब भी सिखाएं, जब भी बताएं, जब भी कहें, तब हम क्या करें? हम यह प्रयत्न करें कि यह भाषा में जुड़ाव को उत्पन्न करे, समन्वित भाव को उत्पन्न करे, सहभागिता को उत्पन्न करे। हमारी कोई भी बताई हुई चीज, कोई भी बताया हुआ तत्व, कोई बताई हुई वस्तु उसके लिए नई नहीं होनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि वह नई वस्तु भी दूसरे के साथ जुड़ करके आ जाए, और जब वह पूर्व ज्ञान से जुड़ जाएगी तो उसके लिए उसको समझना अधिक आसान हो जाएगा। इसके पश्चात आता है 8वां चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, अर्थात सिलेक्शन एंड पार्टीशन। हमें जब भी अध्ययन कराना है विद्यार्थियों को तो अध्ययन करते समय पर हमें पाठ्यक्रम का चयन बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से कई बार यह होता है कि पाठ्यक्रम जो होता है उस पर हमारा अधिकार नहीं होता, क्योंकि वह या तो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड्स या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज तय करती हैं। लेकिन उन पाठ्यक्रमों को किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन सा बिंदु हम पहले पढ़ा सकते हैं, कौन सा बिंदु हम बाद में पढ़ा सकते हैं, कौन सी पुस्तक हम पहले पढ़ा सकते हैं, कौन सी पुस्तक हम बाद में पढ़ा सकते हैं, इसका चयन करने का अधिकार हमारे पास है। हम थोड़ा बहुत उनको आगे पीछे करके, जो सरल है उसको पहले, जो थोड़ा कठिन है उसको थोड़ा बाद में, जो पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है उसको पहले, जो पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है या कम है उसको बाद में हम पढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम उसका विभाजन भी कर सकते हैं। हम ऐसे पुस्तकों को या ऐसे तत्वों को तब पढ़ाएं जब उसके आसपास में कोई ना कोई उससे संबंधित उत्सव या पर्व अथवा कोई दिवस आने वाला हो। अर्थात उदाहरण के लिए, जैसे हमें सुभाष चंद्र बोस पर कोई पाठ है और सुभाष चंद्र बोस पर वह पाठ पढ़ाना है,
तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस पर पढ़ाया जाने वाला पाठ जो है वह 23 जनवरी के आसपास पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वह 23 जनवरी को आती है। महात्मा गांधी पर यदि पाठ है तो वह 2 अक्टूबर के आसपास पढ़ाया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी की जो जन्म दिवस है वह 2 अक्टूबर होता है। ऐसे ही यदि स्वतंत्रता दिवस का पाठ है तो उसे 15 अगस्त के पास आसपास पढ़ाया जाए। अधिक जुड़ाव पैदा कर सकेगा, विद्यार्थी को अधिक समझ आ सकेगा, क्योंकि उस समय पर उससे जुड़ी हुई अनेक चीजों को, अनेक बातों को वह पहले से सुनता हुआ आ रहा है। संबद्धता, जटिलता और सरलता, अर्थात वह संबद्ध है या नहीं है उस समय उस परिस्थिति के हिसाब से। दूसरा, जटिल है या सरल है। इन दृष्टिकोणों के अनुसार हमें उस पाठ्यक्रम, उस विषय वस्तु का चयन और विभाजन करते हुए कार्य करना चाहिए। शिक्षण सिद्धांत हमारे कार्य को मुश्किल नहीं करते बल्कि सरल करते। क्यों सरल करते हैं? क्योंकि इससे हमारे मानस में भी, हमारी बुद्धि में भी एक क्रमिकता बन जाती है, एक कार्य बन जाता है कि हाँ, हमें कोई कार्य कैसे करना है। यदि हमें कोई बता दे कि हमें इस कार्य को कैसे करना है तो वह कार्य करना आसान होता है, बजाय कि तब जब हमें कोई ना बताए कि यह कार्य कैसे किया जाना है। क्योंकि तब हमें त्रुटि और सुधार के सिद्धांत पर जाना पड़ेगा। हम बार बार गलती करेंगे और गलती करते 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 करते, चाहे जल्दी ही या अधिक समय भी लग सकता है, हम तब उसे सीख पाएंगे। तो ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत हमारे भाषा शिक्षण को अधिक सरल बनाते हैं, अधिक जागरूक बनाते हैं और साथ ही विद्यार्थियों को उस भाषा से जुड़ने का अधिकतम अवसर प्रदान करने वाले हैं। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने विद्यार्थी मित्रों अथवा संस्कृतानुरागियों के साथ इसे आप शेयर करें और साथ ही आप इस चैनल के वीडियोस को, जो दूसरे अन्य वीडियोस भी हैं, उन्हें भी देखें। इसी के साथ साथ आपको यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और फेसबुक समूह, उसका भी लिंक यहाँ पर दे रखा है, उससे भी जुड़ करके आप अपने प्रश्नों, अपनी जिज्ञासाओं को हमसे साझा कर सकते हैं। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।